मतलब आप कह रहे हो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। है। हाँ, चाइल्ड लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, मतलब बेसिकली ह्यूमंस का एक्सप्लॉयटेशन होता है। समझ गया मैं, ये होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, बिल्कुल वायलेशन हो रहा है। उस लिथियम को आप दोबारा से सेल बनाने वाली कंपनी को भेज सकते हैं, वहां से वो उसको दोबारा सेल कर सकती है, यानी एक रिसाइकल हो जाएगा। एंड ये सेफ्टी पैरामीटर्स मोर डेंजरस देन, बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव। हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल है। खुली आप खुद ही देखिए ना, आप सीएनजी भरवाते क्यों बोलते कि आप खुला चलता फिरता बम है वो। बम है वो, मतलब सबने हाँ, ईवी में भी तो ऐसा सीन है ना कि बंदों ने रात को चार्ज पे लगा दिया और ईवी आग लग गई थी। अब नहीं होता, हो चुका है, ऑटो कट का ऑप्शन आ गया, मैं डेली रात को लगाता हूँ। स्वागत है दोस्तों, और आज हम यूपीईएस यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, बहुत पुराने यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, काफ़ी पुराने यूनिवर्सिटी है और बहुत नामची यूनिवर्सिटी है दोस्तों। हम इस यूनिवर्सिटी के 2 एलुमनाई हैं और एक स्टार्टअप भी है। हालांकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के से रिलेटेड बात करते चीज़ें करते हैं। आज हम 2 ऐसे यंग माइंड्स के साथ बैठे हैं जिनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें पूछने वाले हैं और ईवी इंडस्ट्री के बारे में पूछेंगे। ईवी से रिलेटेड हम उनसे चीज़ें पूछेंगे क्योंकि एक ईवी कंपनी रन कर रहे हैं, स्टार्टअप रन कर रहे हैं, कंपनी तो नहीं, स्टार्टअप रन कर रहे हैं, जिसके तहत वो लोग ईवी स्कूटर वगैरह बनाते हैं, ईवी व्हीकल वगैरह बनाते हैं। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो बिजली से चलने वाले वाहन होते हैं उसको हम कहते हैं ईवी शॉर्ट फॉर्म में। ईवी से रिलेटेड जो सवाल है इनको समझने के लिए हम इन 2 भाई लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। बिल्कुल, तो मेरा नाम नमन गांधी है एंड आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ टेक्योन। मैं इस कंपनी के अंदर जो भूमिका निभाता हूँ वो मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड भूमिका निभाता हूँ। और आप आते कहाँ से हो? मैं बेसिकली वैसे तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ एंड जो मैंने अपनी स्टडीज़ करी थी इस यूनिवर्सिटी से वो मैंने फिज़िक्स के अंदर करी है। मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स इन फिज़िक्स करा है इस यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और आप? मेरा नाम ध्रुवनाथ है, मैं इस कंपनी का को-फाउंडर और CTO हूँ। मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ और मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी है। बाकी इस कंपनी में मैं टेक्नोलॉजी हो गया, अपना फाइनेंस हो गया, आगे के जो भी प्लान्स होते हैं हमारे, किस तरीके से कहाँ पैसा किस तरीके से खर्च करना है कि कंपनी हमारी एक्सपैंड हो सके, मैं ये सब देखता हूँ। देख लेते हो आप इसे सारे? हाँ, देखना पड़ता है। ओ भाई, काफ़ी इम्प्रेसिव है यार आप लोग तो। मुझे अभी लग रहा है कि अभी हैंग आउट करके आ रहे हो, लगते हैं ड्यूड टाइप के बंदे लग रहे हैं मेरे को। बिल्कुल काम की बातें पे आते हैं, मुझे कुछ चीज़ें जानना है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहा है, ठीक है, कोई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को आग लगा दे रहे हैं, वीडियोस में दिख रहा है भैया, ठीक है। और इसी चक्कर में बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि देखो भैया ईवी मत लेना, कोई बोलता है ईवी मस्त चल रहा है भैया, देखो ईवी चला रहा हूँ मैं, तो ऐसा होता है। तो मुझे अभी आप लोग मुझे ये समझाओ, एज अ कंज्यूमर, मैं हूँ एक एज अ कंज्यूमर, ठीक है, अगर मैं 1-1.5 लाख रुपए लगाऊं, मेरी बहुत खून पसीने की कमाई होती है, 1-1.5 लाख रुपए। कोई भी है, जो भी इंसान पैसे कमाता है वो बहुत मेहनत से ही कमाता होगा, आई एम श्योर। पर 1-1.5 लाख रुपए मैं ईवी में क्यों दूं? ईवी का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा है नहीं हमारे पास, है ना, चार्जिंग का दिक्कत होती है, चीज़ें दिक्कत होती है। तो ईवी की इंडस्ट्री इतने ज़्यादा क्यों खुल रहा है? पहली बात, बहुत सारे कंपनी है, अभी पता नहीं कितने सारे कंपनी हो गए, हर एक सिग्नल पे मेरे को नई स्कूटी का नाम होते हैं और अलग ही नाम होता है। करीबन इंडिया में 504 स्टार्टअप्स हैं जो कि ईवीज में काम करते हैं। तो क्या ये ईवी कंपनीज खुद से काम करते हैं या सब कहीं बाहर से इंपोर्ट करके? जैसे हमारे पास बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे खिलौने जो है चाइना से इंपोर्ट होके आते हैं, उसको पैकेजिंग करके सिर्फ स्टिकर चिपका के मालवीय नगर से चिपका दिया और बेच दिया मार्केट में जाके कि भाई दो लो। क्या ये चीज़ हो रहा है या सच में कोई ईवी यहीं पे बना रहा है, यहीं से स्क्रैच से बना रहा है, प्लास्टिक की मोल्डिंग भी यहीं कर रहा है और बाकी की चीज़ें भी यहीं कर रहा है? इसके बारे में कुछ टिप्पणी बताओ। बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिर ईवी क्यों, जैसे आपने सबसे पहले पूछा था। दुनिया में जो सबसे पहली गाड़ी बनी थी वो एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली थी, ईवी थी। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, सेल टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, उस वजह से लोगों ने शिफ्ट कर लिया आपके ऑयल बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर। फिर क्रूड ऑयल मिला, पहले वेजिटेबल ऑयल से चलती थी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद में जब क्रूड ऑयल मिला उससे पेट्रोल डीजल इनसे चलने लगी गाड़ियाँ। अब बात आती है कि आज के टाइम पे ईवीज़ दोबारा से क्यों बूम पे आ रही है। पहला, जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर मैं नेशनल दर्जे के ऊपर बात करता हूँ, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से अपने हाथ थोड़े से पीछे करे। क्यों? ताकि क्योंकि देखिए हमारा बहुत बड़ा जो
खजाना है, हिंदुस्तान का जो खजाना, जो पैसा है, वो बहुत बड़ा चंक जाता है इसमें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जाता है, खरीदने में जाता है, तेल खरीदने में जाता है। अब वो चाहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए वॉर होती है, कुछ भी होता है, बाहर वाले देश आपका ऑयल रोक सकते हैं। तो हमारे पास में, इंडिया के पास में जो, हमारे पास तो कोई है ही नहीं 7 दिन का हमारे पास में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सिर्फ 7 दिन का स्टॉक है, जो हम 7 दिन में खत्म हो जाएंगे। हाँ, हम 7 दिन के अंदर तेल को पूरा खत्म कर सकते हैं। और लोग भी तो बहुत है यार हमारे। अगर मैं लोगों की बात भी हटा दूं, जो मेजर चंक जाएगा, फिर वो अगर मान लीजिए इस स्थिति पे आके वॉर होता है या कुछ भी होता है, तो वो फिर यूनिवर्सिटी मिलिट्री के पास जाएगा, मिलिट्री के पास जाएगा। अब उस केस के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से होगी, जो जहाँ जहाँ नीड होगा वहाँ दिया जाएगा। खैर वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पे आएंगे बाद में। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ईवी पे फोर्स कर रही है। एंड दूसरा, कंज्यूमर बेस की अगर मैं बात करता हूँ कि कंज्यूमर को क्यों ईवी चाहिए और क्या क्यों कूदना चाहिए उसको ईवी के ऊपर, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। मैं छोटे प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, छोटा इन द सेंस कि जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स में नहीं आता है, जो टॉप 5 कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, अगर आप उनके गाड़ियाँ चलाएंगे, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस है, आपको रेंज भी अच्छी खासी देगी, स्पीड भी अच्छी खासी देगी। टेस्ला, हाँ, टेस्ला, इंडिया में टेस्ला की मैं बात नहीं करूंगा, जैसे आपका ओला, एथर, अल्ट्रा वायलेट हो गया, बजाज हो गया, या फिर हीरो हो गया, हीरो के जो नई स्कूटर विविडा आई है, ये सब हो गए। अगर आप इनको चलाओगे ना, तो आप वापस से एक्टिवा, एक्सेस 125 इन पे नहीं कूद सकते। एंड मैं इस बात की गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस ये पूरा ना चलता फिरता मोबाइल है, एंड्रॉयड है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसमें सब कुछ, आप, इसकी अपनी खामियां भी है इस चीज़ के होने की वजह से, बट हाँ, ये इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे ये इम्प्रूव होगा ना, आपको मज़ा आने लगेगा इसके अंदर चलाने के लिए। मतलब आपको एक मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है, गाड़ी जब हम चला रहे होते हैं सड़क के ऊपर, मोबाइल फ़ोन आ जाता है, आप नहीं रुक सकते हो ऐसे केस के अंदर, कुछ भी होता है। आपका दूसरा फ़ोन होता है, आप इस फ़ोन से लगाएंगे, लेकिन जो फ्रंट ब्रेक होता है आप उसको खींच दोगे तो आप गिर सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, हम कान एक ऐसे लगा के और ऐसे चलाते हैं। ईवीज के अंदर क्या खास बात है, आप एक बटन दबाइए, वो क्रूज मोड पे आ जाएगी, आपको एक्सीलरेशन देना नहीं है, अब वो जिस स्पीड पे आप चला रहे थे उसी स्पीड पे चलती रहेगी। आप उससे बात कीजिए, आपको रेस्ट लेना है, हाथ को, कुछ भी कर सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड जो इसका टॉर्क है, स्पीड है, चढ़ाई के ऊपर एक मिसकंसेप्शन होता था पहले एक टाइम के ऊपर कि चढ़ाई के ऊपर नहीं चढ़ सकती है ये इलेक्ट्रिक गाड़ी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ से बढ़िया तो चढ़ाई है ही नहीं इस एरिया में। आप देखा होगा यहाँ पे इतनी हाई, मतलब 25-25 डिग्री के ग्रेडियंट्स भी हैं यहाँ पे इस पहाड़ के अंदर। 3 बैठ के 40 की स्पीड पर चढ़ जाती है। एक्टिवा हो चाहे कोई सी भी हो, वो 20 की स्पीड पर रोकेगी, एक बंदा पे बैठा होगा तो। समझ रहा हूँ, ठीक है। ये तो इसकी परफॉर्मेंस और उसकी बात हो गई कि भाई हम मतलब इस पे क्यों जाना चाहिए वाली बात है। तो अब हम आते, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या हेल्प कर सकता है ईवी इंडस्ट्री, सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या हेल्प कर सकता है? और अगर क्या बोलते हैं सिर्फ ईवी में आ जाएंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? कुछ इसके बारे में भी बताओ। ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ना इसका कुछ। बिल्कुल, तो इसके बारे में कुछ बताओ अगर। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के दौर से। तो हमने जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है मार्केट को, कंज्यूमर्स को, आप इन्वायरमेंट कंज्यूमर्स को बेच नहीं सकते हो। हाँ, नहीं, आज की डेट पे मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट भी बेच सकते हो, बट वो डिपेंड करता है, वो तरीका होता है अलग। उसका एक तरीका है, लाइक मैं अगर ये बोलता हूँ कि आप ये गाड़ी लो, ईवी लो आप, एंड महंगी है, महंगी में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, एंड साथ के साथ में आप इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे, तो शायद आप ना लें। आप बोलेंगे कि यार इतना पैसा नहीं है मेरे पास में। हर कोई अपनी जेब कहीं ना कहीं देखता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, मैं इस बात से डिसएग्री करना चाहूंगा। देखो, मेरा हक बनता है, मैं जो चीज़ मैं वो नहीं करता, मैं डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल, जैसे कि कुछ लोग होंगे जो जिनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड बोल के हम उसको बेच सकते हैं, पर मास प्रोड्यूस में मेरे ख्याल से यही होगा कि सबको वैल्यू फॉर मनी और एज अ प्रोडक्ट उनको बेचना पड़ेगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि देखो ये आप प्रोडक्ट लो, इससे आपका पेट्रोल का खर्चा बचेगा, बहुत सस्ते में चलेगी, मेंटेनेंस इसकी कम है, साथ के साथ आप, मैं दोबारा रिफ्रेम कर देता हूँ मेरे सवाल का। मैं समझ गया आपने इसके बारे में, पर इसको थोड़ा सा और तरीके अच्छी तरह से बताइए आप, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं सवाल पूछते रहूँगा, सीधी सी बात है। तो मेरी सवाल यही था कि ईवी इन्वायरमेंट को कैसे मदद कर सकता है या सस्टेनेबिलिटी को कैसे सपोर्ट कर सकता है ईवी,
और इसका ड्रॉबैक्स क्या है? ओके, सो ऐसा होता है कि जिनको हम एक चीज़ बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जी। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि किस तरीके से किस प्रोडक्ट से कितना पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन वाला हम एज ए इंसान कितना पोल्यूशन करते हैं, उसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। हाँ जी। आपका जो जितने भी नॉर्मल व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, उससे मोर देन 37% से ज़्यादा कम हमारा जो ईवी है वो प्रोड्यूस करता है। यानी कि पेट्रोल की अगर मैं टर्म्स में बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, वैसे तो होता नहीं है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 0% कार्बन एमिशन करता है, ठीक है। जो पेट्रोल की जो आईसी इंजन्स वगैरह होते हैं वो मोर देन 37% ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में। और ये मैं सिर्फ आपको एक व्हीकल का बता रहा हूँ। ऐसे करते आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता होगा हर साल। आप इसी साल की बात देख लो, इस साल ऐसे बोल रहे हैं लोग कि इस गर्मी में जानवर मर गए, ऐसा हो गया, लोग इंसान मर गए भैया, मर गए, हीट वेव इतना टेम्परेचर इतना हो गया। अब आप सोच लो 2024 में ऐसा हाल है, 2028-29 में क्या हाल हो जाएगा, अब आप मुझे बताओ। हम लोग बंकर में रहने लग जाएंगे। बिल्कुल। आप क्यों इंतजार कर रहे हो उस चीज़ों का कि जब आपको चलिए लाइक मज़ा आ रहा है पेट्रोल, अरे भाई क्या आवाज़ आ रही है इस बाइक में, अरे भाई कब तक लोगे वो मज़ा, आप कब तक ऐसा जीवन जियोगे? जब मरने के लिए, जब आप तड़पोगे, जब पानी के लिए, जब ऑक्सीजन के लिए तड़पोगे, तब। तो आप कहना चाहते हो कि ये जो ईवी है ये इस सबको रोक सकता है? इन सबको रोक सकता है, प्लस आपका बदलाव भी ला सकता है। एब्सोल्युटली। प्लस आपका जो पैसा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं कल ही खुद एक जगह से मैं आ रहा था एंड मेरे दिमाग से इतना भी निकल गया, मतलब मेरे पास एक्टिवा है पर्सनली, हम लोग के पास एक्टिवा भी है, हम लोग के पास ईवी भी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, मैं यूजुअली एक्टिवा यूज़ करता हूँ, मैं कल अपनी जो है ईवी से लेके चला गया उस जगह एंड आई वाज लाइक कि अब मेरा ये रूल है कि मैं जाऊंगा तो मैं पेट्रोल भरवाते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आदत हो गई है। मुझे याद है कि मैं पेट्रोल नहीं भरवाना है भाई, बैटरी तो अभी 80% है, अरे हाँ भाई चलो एंड बैटरी में जाके फ्री में मैं आ भी गया। मतलब फ्री का मतलब ये है कि मेरे 200 से 300 रुपये का पेट्रोल बच गया। और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कितनी खर्च होती है? 2 यूनिट, 2.5 यूनिट, 3 यूनिट मैक्सिमम। 4 किलोवाट की बैटरी है जो हम यूज करते हैं, 4 किलोवाट की बैटरी है, वो 3.5 यूनिट लेती है आपकी। अच्छा, मुझे इन सब का कोई आइडिया नहीं। यानी आप ये मान के चलो 1 यूनिट का जो प्राइस है यहाँ पे इस एरिया के अंदर वो 6 रुपए है, ठीक है। तो ऑन एवरेज तुम 7 रुपए पकड़ लो, 7 रुपए ले लो आप, मैक्सिमम तुम 10 रुपए ले लो। 30 रुपए से ज्यादा आप खर्च नहीं करोगे। एंड आपको कितना रेंज दे देगा? हम यहाँ से देहरादून से ऋषिकेश गए हुए हैं। अच्छा, ऋषिकेश गए हैं एंड वापस भी आए हैं। क्या बात करते हो? हाँ, एंड हमारा कितने यूनिट खर्च हुई होगी वहां पे जाके? और ये आप कौन सी उससे? ओला से किया? अच्छा, ओला इतना दे देता है? हाँ, यहाँ से चली जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हैं, क्योंकि इसमें ना स्पीड का आपको सेंस हो जाता है, आप ब्रेकिंग कैसे मार रहे हैं, रीजन कैसे आप कर रहे हैं। रीजन का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रिक के अंदर आप गाड़ी को ब्रेक मारते हैं ना, काइंड ऑफ, तो क्या ये बैटरी चार्ज होती है। क्या ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हर लोग अलग है, पर तुम उसके अंदर एक छोटा सा टेक्नोलॉजी ऐसा करो कि वो स्मार्ट कंट्रोलर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, नॉट कंट्रोलिंग द व्हीकल बट कंट्रोलिंग द ब्रेकिंग सिस्टम एंड द क्लचिंग सिस्टम और द एनी रेजिंग सिस्टम, एक्सेलरेशन सिस्टम। बिल्कुल है, एंड ये होगा क्योंकि देखिए अभी ईवी की टेक्नोलॉजी आई कितना टाइम हुआ है इसका? काफी टाइम अभी जैसे अगर हम नॉर्मल गाड़ियों की बात करते हैं, नॉर्मल गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है 100 साल पुरानी है। 100 साल से ये इतनी मैच्योर इंडस्ट्री हो चुकी है, हमें सब कुछ पता है इस इंडस्ट्री के बारे में। हमें ये तक पता है कि अगर आग लगती है तो उसको सुलझाना कैसे। अभी लेकिन अगर देखा जाए ईवी जो मैक्सिमम इंडिया के अंदर बूम आया है या वर्ल्ड में भी बात करो तो पिछले 10 साल के अंदर आया है। तो अब हम बात करते हैं आपकी खुद की इनोवेशंस के ऊपर, जिसकी वजह से मैं आपको अपनी वीडियो में लाया हूँ। आपने ऐसा क्या किया और आपका क्या इनोवेशन है वो मुझे भी बताओ, मेरे ज़रिए मेरे ऑडियंस को भी पता लग जाएगा। और ये जो आपकी इनोवेशंस है वो कैसे आपको इंस्पायर किया, उसके बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल, तो हमने जब ओला ली थी, हम इसको चलाते थे बेसिकली, तो स्टार्टिंग में हमें कहीं प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन एक दिन हम मसूरी भी गए हैं, काफ़ी जगह पे गए हैं, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम थी, मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वो होता है ना, जब तक आप वो चीज़ फेस ना करो तो आप वो फील नहीं ले पाते उस चीज़ का, पता नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हमने फील किया कि हमारी यहाँ से ऊपर तक बैटरी जो बची थी अराउंड 15% बची थी, एंड ऊपर हम गए तो हमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिला पहला। हाँ, अब हम क्या ढूंढ रहे थे? प्लग्स ढूंढ रहे थे मार्केट के अंदर की कोई शॉप हमें प्लग दे दे। अब ऐसा वो लोग भी नहीं करते हैं
कि हम नहीं देंगे। तो मुझे एक मिल गया था, एक शॉप मिल गई थी, एक अच्छे ऑनर थे, उनका एक कैफ़े था, उन्होंने मेरे को यूज़ करने दिया अपना प्लग, मैंने वहाँ पे यूज़ किया। बट वो प्रॉपर उतनी रेंज हमें मिली नहीं, मतलब जितना उम्मीद था 15% ही चार्ज हुई थी बैटरी। मतलब हमने 15 छोड़ी थी, 2 घंटे के बाद हम आए तो बस 30% बैटरी हुई थी। अब हमने एक चीज़ नोटिस करी इसमें कि जो बैटरी का चार्जिंग टाइम ना बहुत लंबा है, आप 4 से 6 घंटा, 8 घंटा लगता है, कई बार 8 घंटा भी लग जाता है। आप रात को आते हैं, चार्जिंग पे लगा देते हैं, चलो सब समझ में आता है, लेकिन इमरजेंसी के केस में आपको जाना है, उस केस में आप क्या करेंगे? आप फंस गए हैं, उस केस में आप क्या करेंगे? आप लॉन्ग फास्ट चार्जर ढूंढेंगे, नहीं मिला, क्योंकि हर जगह जैसे आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो मेन टेक्नोलॉजी हमने जो इजाद करी है वो ये है, हमने जो मोटर कंट्रोलर है उसको एज अ चार्जर बना दिया है। जो मोटर कंट्रोल करता है वो एज अ चार्जर भी काम करता है। जैसे वो कुछ टाइम बहुत पहले की बात है, मैंने को याद है, पता नहीं आपको आपने कभी देखा है कि नहीं देखा, एक साइकिल हुआ करता था जिसमें ना एक बैटरी लगाई जाती थी और साइकिल ईवी की तरह कैसा काम करता, बहुत पहले की बात है, तब ईवी पैदा भी नहीं हुआ था। अपने इंडियन हैकर्स ही कर के थे ना, होता है ना, हम लोग जुगाड़ू इंसान तो होते ही हैं। तो मैंने कहीं तो देखा था, एक अंकल थे, उन्होंने किसी एक वो वाली बैटरी नहीं होती जिसमें रेडियो में लगते जो लाइट में जलते हैं, वो वाली बैटरी उसमें डाल के उसको कोई एक मोटर डाल के उसको ईवी बना दिया था। और वो जैसे ही वो चलाते थे वो रिचार्ज भी हो जाता था और कुछ चलता भी था। वो तो डायनेमो सिस्टम है, वो अलग है। अच्छा, वो डायनेमो सिस्टम। ये इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं होगा चलते चलते गाड़ी चार्ज होती रहेगी, ये फिजिक्स के लॉज इसको मना करते मुझे हैं। नहीं आती भाई फिजिक्स। तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिजिक्स का कानून है वो इसको मना करते हैं कि आप इतने चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं करते। तो हमारा क्या था कि जैसे आप गाड़ी खड़ी है तो आप एक पोर्टेबल अडेप्टर लेके घूमते हैं अपने साथ में। हाँ जी। वो हमने अडेप्टर जो है वो गाड़ी के अंदर मोटर कंट्रोलर में फिट कर दिया है। क्या बात है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने 16 एम्प का जो प्लग होता है घर के अंदर, हर घर के अंदर होता है, आप उससे वहाँ पे लगाएंगे। वो मात्र 1 घंटे के अंदर 10% से लेके 80% तक चार्ज हो जाएगी 1 घंटे में। 10% से 80%? 80%। एंड बाद में जो 80 से 100 होगा वो और आधा घंटा ले लेगा चार्ज होने में। मतलब आप कह रहे हो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी है? हाँ। तो ये तो मतलब काफ़ी नई वो हो गया। तो आपको कोई बड़े कंपनी ने किया था, मैं उन कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, बट उन्होंने हमें अप्रोच किया था इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड उन्होंने एक कीमत भी रखी थी इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, बट हमने उस टाइम पे थोड़ा हमारा लाइक वो मेजर डिसीजन था लाइफ का, बिकॉज द अमाउंट वाज टू ह्यूज उस वक्त। जो मतलब उन्होंने जो रकम, पर आपके पास इतना कैपिटल या फिर इतना रिसोर्सेज है कि आप उसके प्रोडक्शन कर लोगे? उसके लिए हम हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि उनका केस क्या था कि तो सपोर्ट कर रहा होगा। मतलब उनका केस ये था कि वो कंपनी खरीदना ही चाहते थे पूरी। अच्छा, पूरा कंपनी इन्वेस्ट नहीं थे, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी बेच दें। वो भी इस टाइम पे जिस टाइम पे आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वक्त तो एडिशन स्टेज था। बिल्कुल, उस वक्त तो एडिशन स्टेज था तब की। अच्छा, और अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी हम मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हम क्लोज टू MVP है, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, यानी गाड़ी जो है प्रोडक्शन रेडी होने वाली है। हम ये बोल सकते हैं। आपने पायलट प्रोडक्ट बना लिए? हाँ, हमने कुछ जो हमारे प्रोटोटाइप्स थे वो हमने बनाए थे, बट अब जो मेजर बनने जा रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा। हाँ। तो जैसे ही वो बनेगा हम उसको ARI टेस्टिंग के लिए, एक मतलब संस्था है इंडिया के अंदर, आपको कोई भी गाड़ी उतारनी है जो 25 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड रखती है, तो आपको उसके लिए टेस्टिंग और उसके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर घुस सकते हो, आप उतार सकते हो और बेच सकते हो। हाँ, बेच सकते हैं। तो वो आप करा रहे हो? वो हम जैसे ये कंप्लीट होगा, प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, फिर हमें अप्रूवल मिल वो लोग अपने हिसाब से टेस्टिंग करेंगे। हाँ, वो अपने हिसाब से हमारी सेफ्टी के हिसाब से। बिल्कुल, पूरा क्रैश टेस्टिंग हो गया आपका, दुनिया भर का जो भी गिरना तोड़ना। तो वो तो फिर तोड़ देंगे। हाँ, तो अच्छा, उसी के लिए जाता है। अच्छा, उसके लिए भेजा। वो पूरा पता लगे कि भाई क्या पूरे से पूरे कंडीशन में क्या होगा इस गाड़ी। अगर उन लोग बोलते कि जैसे आपने कोई गाड़ी भेजा, ठीक है, ये जेन्युइन सवाल है। देखो, बहुत सारे कॉमन लोगों की सवाल होंगे ये कि ये असल में गाड़ियाँ बनती कैसे भाई, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो पता है कि बड़े बड़े मशीन्स, ऑटोमेशन होते हैं, आता है, एक असम्बल होता है जैसे वीडियोस में दिखता है। तो ये जो शुरुआत तो वैसे ही करनी पड़ेगी, सभी को उसी करनी पड़ता होगा। कोई भी अगर होंडा भी अगर कोई नया मॉडल लाना चाहता है उसको भी वहीं भेजना पड़ेगा। बिल्कुल, सबको भेजना पड़ता है। तो वो लोग फिर वो आप गाड़ी भेजते ही वो तोड़वाने के लिए या देखने के लिए? वो पूरी टेस्टिंग होती है। पूरी टेस्टिंग। जैसे आपने YouTube वीडियोस पे क्रैश टेस्टिंग देखा होगा कि टाटा को 5 स्टार्स मिले हैं इंडिया के अंदर, वो ठुकती है पूरी, जाके दीवार से बैठती है। ये ऐसे वीडियो होता है? बिल्कुल होता है। आप चलो मैं देखूंगा। जैसे क्रैश टेस्टिंग में उसको उनको लगता है कि भाई ये
इसमें से ये खराबी है, ये हाँ। चेंज होनी चाहिए, क्या वो आपको बताते? वो हमें बताते हैं और वो बोलते हैं कि अब इसको दोबारा भेजिए ये ठीक करके, अच्छा बोलते हैं। बोलते हैं। इम्प्रूव वर्जन। ये ऐसा तो नहीं होता कि जैसे बहुत सारे, मैं अब आपको बताता हूँ, बहुत सारे सरकारी संस्था भी होता है, बहुत सारी जगह होता है, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी जगह होता है, तो मैकेनिक भी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट मैकेनिक्स भी होते हैं कि भाई कुछ चीज़ें खराब होता है कि नहीं हम नहीं कर रहे, इसको ले जाओ, होता है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, उनका देखिए काम ही यही है। एंड ये प्रॉपर एक गवर्नमेंट संस्था नहीं है, इंडिया के अंदर 2 संस्था है, एक ARAI और एक ICAT। ये दोनों में आप अपने मर्जी के हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हैं। पूरी इंडिया में जितनी गाड़ियाँ हैं आपको मिलेंगी वो सब वहाँ पे गई होंगी इंडिया के अकॉर्डिंग में। एंड वहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सारी वही आपको से देंगे। बन के आते हैं, टेस्ट क्या होगा अच्छे से। एंड अब EVs की अलग से सर्टिफिकेशन निकलना चालू हुआ है, क्योंकि जो पिछले केसेस आग, जैसे आपने बताया था, आग बहुत लग रही है गाड़ियों के हाँ, अंदर। आग लग रही है, उसके लिए लोगों ने अलग खुद से आग लगा दी कि ये इस खटारे से अच्छा मैं जला के फेंक देता हूँ। यही तो, इसलिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए भी बैटरी रिगार्डिंग में भी उन्होंने एक नए नए लॉज लेके आए हैं। उस लॉज में हमें उतरना पड़ता है, खड़ा उतरना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे मार्केट के अंदर नहीं आ सेफ्टी सकता। मेजरमेंट्स से और हाँ, बाकी चीज़ों को लेकर पैरामीटर्स दे रखे हैं उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी बैटरी में आग लगना की कितने चांसेस हैं, कितना कम क्या है, या फिर किस तरह की रेंज कितनी है, ये सब तो सारे पैरामीटर्स ईवी के लिए ही एक अलग बना दिया गया है। क्विक क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन मेरे जैसे इन्वायरमेंट प्रेमी की जी। तरफ से है। ये जो ईवीज बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। ईवीज तो बैटरी से बनेंगी जी और बैटरी किससे बनता है? लिथियम से। जी अब लिथियम कहाँ से निकलता है? पहाड़ों से जी या किसी इन्वायरमेंट से। जी। तो एंड ऑफ द डे हम एक इमिशंस को बचाने के लिए दूसरे इमिशंस की यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ईवी की क्या बोलते हैं उसको, लिथियम की डिमांड बढ़ जाएगा जी और महंगा भी हो जाएगा। जब डिमांड बढ़ता है तो महंगाई होता है, क्योंकि सामान शॉर्टेज होती है, उसकी महंगाई बढ़ती है। जी। तो इसकी महंगाई बढ़ेगा तो आप लोगों को कैसा लगता है कि भाई ये जो ईवीज हो रही है इससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, और आने वाले वक्त में इसका क्या सोल्यूशन होंगे इस इंडस्ट्री के पास या फिर और ओवरऑल लोगों के पास? अभी रिसेंट में देखा जाए तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है, लिथियम से माइनिंग होती है। और सिर्फ लिथियम ही नहीं, जो उसके अंदर दूसरे पदार्थ डलते हैं लाइक कोबाल्ट, मैग्नीज, इन सब की भी माइनिंग होती है। एंड ये काफ़ी रेयर मटेरियल्स हैं, निकलते हैं। मैग्नीज उतना नहीं है, लेकिन कोबाल्ट काफ़ी रेयर मटेरियल है, ये क्यूबा में निकलता है। एंड वहाँ पे तो कई बार ये भी बोला जाता है कि जो कोबाल्ट निकाला जाता है वहाँ पे चाइल्ड लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे मतलब बेसिकली ह्यूमंस का एक्सप्लॉयटेशन होता है। समझ गया मैं, ये होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। बिल्कुल वायलेशन हो रहा है। तो एंड इसका जो मेजर चंक है वो चाइना लेके बैठा है। हर जगह जो स्टेक्स हैं उसके 51% स्टेक्स हैं चाइना के पास में है। पूरे दुनिया में मतलब 3 जगह से आपका वो स्ट्रेटेजिक वाइज उन लोगों ने खेल लिया पहले। खेल लिया। आपका अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया हो गया, और आपका क्यूबा वगैरह हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब जगहों से आपका लिथियम वगैरह पूरा निकलता है। लेकिन बेचता कौन है? चाइना बेचता है ये। चाइना बेचता है। अच्छा। लेकिन इसकी एक खास बात है, लिथियम की एक खास बात है, ये रिसाइक्लेबल है। अच्छा, रिसाइकलेबल। यानी मान लीजिए मेरी बैटरी है, मैं ऐसा नहीं होता है कि बैटरी 8 साल में खत्म हो जाती है। 8 साल की मैंने आपको मान लीजिए वारंटी दे रखी है, वो खराब 12 साल चलाया आपने 12 साल भी चला ली मान लीजिए, और अब वो चार्ज पूरा नहीं ले रहा है या 2-3 घंटे के बाद वो खत्म हो रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ? उस केस में आप सबसे बढ़िया बात, पहली बात तो 80% बैटरी बचती है, फिर भी 20% बैटरी खत्म हो जाती है, 80% बचती है। आप उसको अपने घर में एज ए इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। जो आपके लेड एसिड की बैटरी आती थी ना इतनी बड़ी बड़ी, आपको वो हटा के वो बैटरी वहाँ पे लगा देनी है, आपका घर चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, हाँ। और मेरे पास मैंने ईवी खरीद लिया, मेरे अब 10 साल हो गया है ईवी हाँ। को, या 8 साल हो गया। एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा रेगरेस ड्राइवर हूँ, मैंने जल्दी ख़त्म कर दी है। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे इनसे फलाना ढिमकाना करना नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी सब कुछ पड़ा है, ठीक है? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना मैं अगर रीसेल करने जाऊं हाँ। या किसी जगह पर दूं, क्या वो लोग रीसेल कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या या तो आप मैकेनिक लोग कंपनी उसके के पास use आ कर सकते हैं। हाँ, कंपनी के पास आ सकते आप ये बोल सकते हैं कि देखिए 2 केस होंगे यहाँ पे, या तो आप अपनी गाड़ी को वही रखना चाहते हैं, बस आप बैटरी बदलवाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपके अंदर बैटरी निकाल के नई बैटरी डाली, वो नई जैसी हो गई, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं समझ है, गया। जब तक उसकी चैसी के अंदर जंग वगैरह ना लगाओ ये, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक लाइफ होती है, आप उसको कितने बिल्कुल खींच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एंड इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए मार्केट के हिसाब से तो मैक्सिमम नंबर जो गाड़ियां हैं वो 6-7 साल के अंदर बदल दी जाती हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अब उसको ज़्यादा भी खींचते हैं तो चैसी वगैरह अगर सब ठीक है, आपने बैटरी लगाई, नई निकाली, दूसरी नई लगा दी, चल दी, वो आपकी नई जैसी नवेली होगी। अब वो अपने बैटरी हमें दे एक दी। डाउट है मेरा, हाँ। जिस चीज़ के आप लोग माहिर हो उसी चीज़ को जानने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे कि ये जो आप बोल रहे थे रिसाइकलेबल बैटरी, हाँ। मुझे मेरे ख्याल से मैं ये समझ पा रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो
कि जो एक बार अगर ईवी से बैटरी निकल गया फिर वो दोबारा ईवी में नहीं चल पाएगा, बट उसको नहीं रिसाइकिल आप इसको दूसरी चीज में लगा सकते हैं। दूसरी वो तो अलग बात है, जब ये पूरी 100% खत्म हो गई, हम क्या करते हैं, कुछ कंपनीज है जो रिसाइकल करती है। रिसाइकल कैसे, आप बैटरीज, मैं कल ही एक स्टार्टअप से मिला जो लोग लिथियम को रिसाइकिल बोलते हैं। हाँ, तो आप सेल्स भेजेंगे, वो सेल्स को क्या बोलते हैं, डी असेंबल करेंगे, तोड़ेंगे, उसमें से लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया एंड जो दूसरे प्रोडक्ट हो गए उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको दोबारा रिफाइंड करेंगे। तो वो जो लिथियम है 100% आपको नहीं मिलेगा, कुछ वेस्टेज जरूर होता है। तो मान लीजिए कि 100% था तो आपको 95% मिल जाएगा लिथियम, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उस लिथियम को आप दोबारा से सेल बनाने वाली कंपनी को भेज सकते हैं, वहां से वो उसको दोबारा सेल कर सकती है, यानी एक रिसाइकल हो जाएगा। एंड ये 50-60 साल तक एक सेल आपको इतनी प्रोवाइड कर सकता है, लिथियम दे सकता है। मतलब ये एक सस्टेनेबल है, ये सस्टेनेबल है। बाकी जो पैरामीटर्स जो मैं आपको बता रहा था अभी की, जैसे कि ARAI में और ICAT में जो पैरामीटर्स के कि बैटरी में आग नहीं लगनी चाहिए और EV के लिए एक अलग से बनी है, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि आपकी बैटरी आने वाले साल में अगर आपकी बैटरी कभी ख़राब होती है, किसी तरह का कुछ डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है, तो क्या ये आप इसको रिसाइकलेबल डिस्पोज करेंगे तो उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, आप ऐसे ही जमीन में नहीं डाल सकते, नहीं निकाल सकते, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, तब आप वो बैटरी बेच सकते हैं, क्योंकि वो बताता है कि हाँ आने वाले टाइम में इस बैटरी को आप डिकम्पोज कर सकते हैं। एक चीज और बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है हमारा, ये जो पेंसिल बैटरीज आती है, आपको पता होगा, जो घड़ी के अंदर लगता है, रिमोट के अंदर लगता है, AAA हो गया, AA हो गया, जी, ये सारे जो बैटरीज होती है, बहुत सारे पहले के अभी भी मिलता है, अभी भी मार्केट में है। एक होता है जो रिचार्जेबल हो गई है, जो रिचार्ज करके भी करते हैं, तो ज्यादातर हम फोटोग्राफर लोग वही यूज करते हैं, क्योंकि हमें इतना बैटरी खरीद नहीं सकते। हमारे फ्लैशेस वगैरह में बैटरी लगता है और बाकी सारे बहुत सारे मटेरियल में बैटरी लगता है। मोटराइज गिम्बल्स वगैरह होते हैं, मोटराइज स्लाइडर्स वगैरह होता है, उन सब में लगता है वैसी बैटरीज। तो मेरे ये सवाल मेरी बहुत पहले का है, जब से मैं फोटोग्राफी चालू किया हूँ तब से ही था कि यार इतनी बैटरीज हम खरीदते हैं, फिर वो कुछ टाइम के बाद फेंक देते हैं, तो ये इनका होता क्या है और ये रिसाइकिल क्यों नहीं होता? क्या मतलब ये बहुत कॉमन सी सवाल है, मेरे ख्याल से केजी के सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में असेंबल करने की तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चीज़ों को जोड़ने की, चीज़ों को तोड़ने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास में एफिशिएंटली हम चीज़ों को कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमारे पास में कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप सेल्स बेच देते हैं, डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, वो जाता है, कबाड़ी वाला ले जाता है या तो कूड़ेदान वाले ले जाते हैं। कोई नहीं ले जाता, वो सब डंप में जाता है, डंप यार्ड में जाता है और सारे पहाड़ बन चुके हैं। यही होता है, एंड अब तक यही होता आ रहा था। लेकिन मतलब हम लोग भी सुधरे हैं, अगर मैं कंज्यूमर की बात करता हूं, कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ने भी थोड़ा फोकस। यही रीजन है कि रिसाइकलेबल जो अडानी निकाल रहा है, अडानी जो है गुजरात में प्लांट लगा रहा है फॉर द रिसाइकलेशन ऑफ द बैटरीज। वो जो छोटी छोटी बैटरीज है, बड़ी बड़ी बैटरीज है, हर टाइप की बैटरीज, उसके लिए एक रिसाइकलेबल प्लांट। हाँ, इनफैक्ट हमारा भी फ्यूचर गोल है कि हम भी अपने कंपनी से, जो कि हमारी एनर्जी स्टोरेज कंपनी है, हमने लाइक एनर्जी बना तो ली इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, हम उसको जो रिसाइकिल भी करेंगे, ये हमारा फ्यूचर गोल है जी हमारी कंपनी। चलो फ्यूचर गोल से मेरे नेक्स्ट सवाल में आता हूँ मैं, कि आप लोगों का फ्यूचर गोल में ऐसा क्या वर्टिकल्स है जिन पे आप लोग काम करना चाहते हो, और एज अ ऑडियंस हम लोग क्या क्या अपेक्षा रख सकते हैं आप लोगों की कंपनी से जी, और आप लोग क्या मार्केट में लेके आ रहे हो और कब लेके आ रहे हो? जी, तो अगर मैं सबसे पहले हमारे करंट प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ दर्शकों को कि हमारी कंपनी सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, हम एक एनर्जी कंपनी है। हम सारे एनर्जी सॉल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन हमारी रिसोर्सेज क्योंकि कम हैं, तो हम स्टार्टिंग में एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ईवी इंडस्ट्री के अंदर कूद रहे हैं, ताकि हम ईवीज़ मार्केट के अंदर बेचें। एंड जब हमारे पास में पैसा, रिसोर्सेज आना चालू होगा, हमारी टीम बड़ी होगी, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, कोलैबोरेशन होगा, उसके बाद हम नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ कूदेंगे। हमारी जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जो हम करंटली बना चुके हैं, वो है लिथियम टंगस्टन ट्राइऑक्साइड बैटरीज, जो आप शॉर्ट फॉर्म में या फिर कोई सरल भाषा में समझाओ। WO3 बैटरी, आप इसको बोल सकते हैं। WO3 बैटरी होती है, LiWO3 बैटरी। इसका क्या काम है?
जैसे आप अपने जैसे आपने बताया कि आपके कैमराज में जो बैटरी यूज होती है, ये वाले जो रिचार्जेबल है, वो सब के अंदर लिथियम डला होता है। अच्छा। उसके अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं, जैसे लिथियम की भी कई सारे आती है, जैसे LFP बैटरीज आती है जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, फिर NMC बैटरीज आती है जिसमें निकल और मैग्नीशियम की। ठीक है, इतना सारा मत बताओ, हाँ। मुझे समझ में भी नहीं मैं आया। आपको कट टू कट बात बताऊं तो जैसे कि कैमरा की बैटरी आपकी इतनी बड़ी आती है, हम लोग जो सेल बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं, इतनी बड़ी बैटरी में जो एनर्जी है वो इतनी सी बैटरी में भी आ जाएगी। अच्छा, ये ऐसे बताना था। ऐसे, ठीक है। मतलब आप और- बहुत हाई एफिशिएंट पावर efficient बैटरी battery बना रहे एनर्जी हो छोटे में, स्पेसिफिक एनर्जी स्टोरेज हमारी है वो बहुत बहुत high ज्यादा, है। उससे 3 गुना है जो अभी करंटली बैटरीज है ना मार्केट में। बट क्या वो सेफ्टी वगैरह के साथ भी सब सेफ्टी कुछ। के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए हमने टंगस्टन यूज किया है। टंगस्टन किस में यूज होता है? बल्ब में यूज होता था। उसका सब टंगस्टन ऐसा मटेरियल जिसका सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, वो मेल्ट होगा। इतना जब हाई टेम्परेचर हम दुनिया में सबसे ज्यादा इसका ही रहता है, मतलब बहुत सेफर है, बहुत सेफ बैटरीज है। एंड Size छोटा, एनर्जी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात जो इसके चार्जिंग साथ स्पीड है साथ वो और क्या दुगनी क्या है। और क्या क्या चीजें ला रहे हो? उसके अलावा फिर हम बैटरी पैक्स जैसे हमारे हो गए वो लेके आएंगे मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद जैसे रिसाइकलिंग हो गई, रिसाइक्लेशन हो गया, हम उसको लेके आएंगे। फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स हो गया, डिफेंस में भी कूदना है अभी हमको, डिफेंस के सामान बनानी है। डिफेंस के लिए व्हीकल्स हो हो गया, गए या उनके- हाइब्रिड मॉडल्स हो गए, ये सब। फ्यूचरिस्टिक व्हीकल बेसिकली हाँ, अच्छा, पूरा अच्छे से। तो यानी हम चाहते हैं कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना एंड उसको एफिशिएंटली यूज करना, ये तीनों हमारे वर्टिकल्स बने। तो एनर्जी में भी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, पोर्टेबल एनर्जी। हाँ, पोर्टेबल एनर्जी हो तो नहीं आप भी वो वायर वाला एनर्जी सप्लाई करने वाले हो घर में? नहीं वैसे नहीं, पोर्टेबल एनर्जी हुआ ना। हाँ, ठीक है। मैं मतलब बेसिकली मैं काफ़ी समझ गया, मुझे चीज़ गया। मैं सॉरी, आपको एक आप चीज़ बोलने वाले थे उस लास्ट वाली प्रोडक्ट के लिए, चार्जिंग के लिए क्या कह रहे थे? कौन सी वाली चार्जिंग की आप बात कर रहे हैं? अभी जो आपने जो बैटरी की बात कर रहे थे। हाँ, उसके अंदर मतलब जो हमने बैटरी सेल्स बनाए हैं वो जो दुगनी तेजी से चार्ज हो जाते हैं आपकी जो फास्ट चार्जर जैसे आजकल फोन में आ रहा है। हाँ, नहीं ये बैटरी एक लिमिट होती है, हाँ। एक सेल्स की एक लिमिट होती है, ठीक है। हम उसको C रेट बोलते हैं बेसिकली। अच्छा चलो इसी में ही बताओ मेरे को, ये फोन में जो आजकल फास्ट चार्जिंग का पॉइंट हाँ। ये क्या है? ये चार्जर की वजह से होता है, ये चार्जर की वजह ये से? चार्जर की वजह से। अच्छा, फोन की कोई वो नहीं? फोन में नहीं, जो बैटरी है फोन की बैटरीज भी काफी इनहेंस हुई है, इनहांस हुई वो है। काफी टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई है। प्लस में पहले होता था ना कि रात को चार्ज भर मत रखो, आग लग जाएगी। हाँ। वो अब नहीं होता है ऐसा। अब ऑटो कट का ऑप्शन आ गया है, ऑटो कट्स आ गए हैं इसमें। लाइक बेसिकली फोन में ऐसा हो गया अब आजकल की ना, चार्जर कर दिए उन्होंने बड़े हाई पावर के, फोन उतना ही रखा हुआ है। फोन में थोड़ा बहुत कर बट उतना ही है। हमारे में क्या है कि हमने लेट सपोज फोन को स्कूटर बोल दिया, चलो ठीक है, स्कूटर को ही हम लोगों ने उस काबिल बना दिया कि वो अब फास्ट चार्जर खुद ब खुद हो जाएगा अपने आप ही। अच्छा। बैटरीज भी तेजी से बैटरी चार्ज भी हो तेज सकती है, हैं एंड आपकी हाँ, ईवी में भी तो ऐसा सीन है ना कि बंदों ने रात को चार्ज पे लगा दिया और ईवी आग लग गई थी। अब नहीं Improve होता। हो चुका है, ऑटो कट का ऑप्शन आ गया। मैं डेली रात को लगाता हूँ चार्जर पे, मेरे फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है, योर Vehicle has been completed fully charged, 100% charged, please unplug the charger, it's safe। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इतने एडवांस हुए हैं, इतने टाइम के अंदर सब कुछ हुआ है। जैसे BMS की जो BMS होता है बेसिकली बैटरी का दिमाग होता है, हाँ, वो दिमाग पूरे बैटरी को चलाता है। चिपसेट। हाँ, वो इतना बड़ा बोर्ड होता है, वो पूरे दिमाग को मैनेज करता है, मैनेज करता है। मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं BMS। जैसे भी टेम्परेचर हाई होता है वो आपको बता देगा, कट कर देगा। वोल्टेज हाई होगी एकदम से, जो बैटरी नहीं ले सकती समझ है रहा हूँ। वो एकदम से बैटरी पावर को कट कर safe देगा, रखता है। वो कुछ सेफ भी हो, रखता है। ऑटो कट कर देगा, सेफ रखेगा बैटरी। हाँ, अब काफी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी एंड धीरे धीरे आगे चल के। एंड अगर मैं आग की भी बात करूं, आप ये समझिए 10 लाख स्कूटर्स बिके हैं मार्केट के अंदर, उसमें से सिर्फ 1000 स्कूटर्स के अंदर आग लगी है। अगर नंबर देखा जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है। शुरू में फोन आते थे, फोन में भी तो लाइन आ फोन जाती छोड़िए, थी, पता नहीं CNG किस चीज में आ जाते देखा थे। होगा आपने CNG देखा होगा, CNG व्हीकल्स में CNG कितनी आग लगी आग लगी थी, थी। लेकिन आज के टाइम पे कितना कंट्रोल कर लिया हमने। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बोलती है सेफ्टी CNG is पैरामीटर्स more dangerous than बिल्कुल electric, बिल्कुल, I believe। हाँ, क्या ये बिल्कुल सच है? बिल्कुल है। खुली आप लाइक आप खुद ही देखिए ना, आप CNG भरवाते क्यों बोलते हैं कि आप खुला चलता फिरता बम है वो। बम है वो, मतलब सपने अभी भी बोलते हैं आप, हम पेट्रोल भरवाते कोई ये नहीं बोलता भैया गाड़ी से उतर जाओ। CNG भरवाते वक्त आज भी बोलते हैं भैया गाड़ी से नहीं, उतर वो जाओ। तो होता ही है, आज भी चलता फिरता बम है वो। हाँ, है भैया, सच में खुद ही। चलो भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके, काफी सारी चीजें आप लोगों ने मुझे बताई ईवी से रिलेटेड। और एक लास्ट सवाल चीज और पूछना चाहता हूँ कि अब तक हम कब तक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50% कार या व्हीकल इंडिया में ईवी हो जाएंगे? 2030 तक।
2030 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मान लो, जो बाइक्स एंड स्कूटर्स, बाइक्स की मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो स्कूटर्स हैं वो 100%, 100 तो नहीं मैं बोलूंगा, इतना ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं बात बोलूंगा, बट 80% तक मार्केट के अंदर 2030 तक स्कूटर्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। विजन है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ना एक चीज और निकाली है, मैं आपको बताता हूँ। एक इंडिया में एक इंडेक्स आया है, ईवी इंडेक्स करके, जैसे कि जो हमारे मेरे ख्याल से उसी की तहत तो वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, जितने भी रिक्शा ढहने वाली रिक्शा है वो तो हटी गई सारे, वो देखा लगभग कोई नहीं दिखता, 80% 90% जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई है। कोई भी चीज की बदलाव लाने के लिए सबसे नीचे स्तर से स्टार्ट किया जाता है, ताकि शुरुआत से उनको आदत लग जाए, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो मेरे ख्याल से जो कम्युनिटी चेंज तभी होगी, जैसे ऑलरेडी रिक्शा चेंज हो गई है, उसके बाद अभी उसके बड़ा वाला जैसे छोटा हाथी टाइप का होगा, इन सब में आएगा। आ चुके हैं, गाड़ी आ गई है, कार्स आ गई। अब ये और बस तो बहुत पहले इलेक्ट्रिक बस आ चुके थे। एंड चलो, एक होती थी इंटरसिटी ट्रेवल, आज देहरादून से दिल्ली की बस आपको मिलती है, नियो ग्रीन करके, नियो इलेक्ट्रिक करके बस है, वो 6 घंटे में आपको वहां पे पहुंचा देती है देहरादून पे। चंडीगढ़ से जितनी भी बसें देहरादून तक आ रही है, मैक्सिमम वोल्वोस जो हैं वो सारी इलेक्ट्रिक हैं। अच्छा, वो सारी इलेक्ट्रिक। तो वही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हो रहा है चीजें और आ जाएगा और होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वे में ले लीजिए आप, चाहे मार्केट वे में ले लीजिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। मैं वही अभी आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, आज के टाइम पे पूरी दुनिया में ईवी टेक्नोलॉजी के मामले में जो सबसे एडवांस देश है वो इंडिया है। अच्छा, चाइना भी नहीं है। क्या बात कर, बिल्कुल मैं नहीं, चाइना, मैं आपको बताता हूँ, चाइना में सबसे ज्यादा गाड़ी बिक रही है। गाड़ी बिकना अलग अलग चीज है। पहले की प्रोडक्ट्स मार्केट में ईवी का नाम बदनाम क्यों हुआ था? जब चाइना से माल आता था, चाइनीज आती थी। अब की देखना, हमारी जितनी यहाँ पे परफॉर्मेंस बनाई गई है ना, जितने कम पैसों में, वो दे ही नहीं पा रहे। इंडिया में इतने स्टार्टअप्स आए। एक सेकंड दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो और आपको पता चल गया, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ये जो ईवी के भाई साहब की जो दावा है कि भाई सबसे ज्यादा वो इंडिया में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, माल बिकने में नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, चाहे बैटरी पैक्स हो जाए, चाहे वो चार्जिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो BMS हो, चाहे वो पूरा गाड़ी हो। चलो, आपका क्या राय है? अगर आप इनसे ज्यादा समझदार हो, आप इस हमारे कमेंट में बताओ, और मुझे भी जानने की बहुत जरूरत है, मुझे भी सही जानकारी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने लगभग चीजें समझ में आ गया, और धन्यवाद वंस अगेन आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छी तरीके से बातें किया, इतने अच्छी तरीके से मुझे समझाया, हिंदी में समझाया भैया। और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहो। और आपने वो नहीं बताया आपने कि मार्केट में प्रोडक्ट कब आने वाले हैं? हाँ, ये इसमें करीबन हमें 2 साल लग जाएगा मार्केट 2 साल में, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग होती है। अभी हमें नहीं पता कि मान लीजिए हमने प्रोडक्ट तो अच्छा बना दिया हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, हमने बनाया है, हमें तो अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है। लेकिन हम जब मार्केट के अंदर जाएंगे, पहले हमें लोगों की राय देखनी पड़ेगी क्या है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मैं बिना ज्यादा टेस्टिंग के मार्केट में नहीं उतार सकता। मान लीजिए कुछ भी कल को खराब होता है, एक भी खराब हुआ ना प्रोडक्ट, चाहे हजारों निकले, एक प्रोडक्ट भी खराब हुआ, ब्रांड को काफी नुकसान पहुंचती है। चलो, ये बात है कि ना लाइसेंसिंग में टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम। हम लोग निकाल तो साल ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइसेंस लेने में 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है आराम से। टेस्टिंग में, ARI टेस्टिंग में, उनमें 12 से 15 महीने लग जाते हैं मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ। इतना जरूरी भी है, बिल्कुल भी है ना, तो इसलिए 2000। ठीक है, कोई बात नहीं, इन सब चीजों को हम समझ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। जब आएंगे हम भी देख लेंगे। जी, हम तो है ही, हमको बिल्कुल सबसे पहले हम आप ही को कांटेक्ट करेंगे, इसको चलाइए, रिव्यू दीजिए इसका। चलो, जरूर। मैं तो भाई लेमैन इंसान हूँ, तो मैं बिल्कुल वैसे ही देखूंगा जैसे अपने लोग होता है। और मैं नो फिल्टर टाइप के इंसान हो, मेरे सामने कोई फिल्टर नहीं चलेगा। ये नहीं बोल सकते भाई आप ये नहीं करवाओ, अरे बिल्कुल, फिर मैं नहीं करूंगा। आपको गाड़ी दे रिव्यू वाला, मैं रिव्यू वैसे भी नहीं करता। एक चीज और जानना था, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी, हो गया आप लोगों का चीजें, मेरे ख्याल से नौकरी भी मिल चुका होगा, शायद मिला था, शायद ऑफर तो आया ही होगा कंपस से। ऑफर था, कंप्लीट करा, वापस आ गए। अच्छा, कंप्लीट करके भी वापस आ गए, क्या बात है। 2022 में मेरे को मिला था ऑफर, आई वाज इन कर्नाटका। फिर मैंने ज्यादा नहीं, 2.5 महीना काम किया बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध है, काफी नामचीन है, और यहाँ से आपको बहुत बड़े बड़े जगह पर नौकरी मिल सकता है। बिल्कुल, नौकरी चाहिए तो जो इनको, मतलब ऐसा नहीं है, सब हर कोई स्टार्टअप नहीं करता, पर स्टार्टअप भी करना चाहिए।
एज अ करियर ऑप्शन अगर एक अच्छा एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरा भाई लोग पढ़ाई करते हैं, जो 10वीं 12वीं 11वीं या कोई कॉलेज है, कॉलेज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ऐसा क्या करना चाहिए एज अ स्टूडेंट्स को ताकि वो मतलब पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ सके देहरादून में। नहीं तो मैं ये फोकस नहीं बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में ही पढ़े आके। मैं मतलब किस किस टाइप के कोर्सेज वो लोग यहाँ पे कर सकते मुझे हैं? लगता है कि कोर्स चूज करने से बेहतर है पहले ना घूमे वो देश पूरा, क्योंकि से ट्रैवलिंग करना ये तो थोड़ा वो वाली बात हो गई ना। मैं आपको क्या वैसे ही बोलते बता रहा हूँ, मैं आपको वही बताता हूँ। जैसे कि अब उसने इतने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि उसको करना इंजीनियरिंग ही है, उसने बचपन से उसने देखा ही बस इंजीनियर है। अब वो बड़ा होके, जैसे कि हमें पता है, स्पेशली मुझे पता है, मैं रोबोटिक्स फील्ड से जो है बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने मैकेट्रॉनिक्स जो अपना पूरा करा था। अभी मैं जो इस कंपनी में संभाल रहा हूँ क्या फाइनेंस, अब मुझे ना थोड़ा पास्ट में जाके ये फील होता है कि यार मुझे ना फाइनेंस करनी चाहिए थी, तो मैं अकाउंटिंग का थोड़ा सा और इसमें ज्यादा मजा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा मजा है, इसमें ज्यादा पैसा भी है। सच बता रहा हूँ मैं आपको जो बात है। मेरे कहने का मतलब कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जिसको सच में इंजीनियरिंग करना चाहता हो, सच में कोई मैनेजमेंट का चीजें करना चाहता हो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ना हो, है ना, और बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम पता भी नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। तो अब हमारी वीडियो से अगर किसी को पता लगे और उनको लगता है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम से इतने दोनों होनहार लोगों ने पढ़ाई किया, अगर मैं इनकी जगह मैं भी वहीं पढ़ लूँ, क्या पता मुझे कुछ तो समझ में आए, कुछ तो सीखने को मिले, इनके आधा भी मिल जाए, मैं अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर सकूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं समझ रहा हूं। तो मैं तो उस सेंस में बता रहा था। उस सेंस में आप यहाँ पे पेट्रोलियम एक ब्रांच तो है यहाँ पे, जहाँ पे आप पेट्रोलियम के लिए पढ़ सकते हैं। सब ये कुछ है कर सकते क्या, हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम है कि इसके बारे में कुछ बताओ। अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम नहीं रहा, अब इसका नाम हटा के इन्होंने यूपीईएस ही रख दिया है। पहले था फुल फॉर्म, अब उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं रही है, इन्होंने ब्रांडिंग से नेम से हटा दिया। अब इनके कुछ अपने लॉजिक्स थे, अच्छा, वो हटा दिया इन्होंने। अब इसको यूपीईएस ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध कोर्स था जहाँ से आईआईटीज के बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पे, वो था पेट्रोलियम। यहाँ के जितने भी पेट्रोलियम के एलुमनाइज बैठे हुए हैं इस कोर्स के, वो दुनिया में आपको सब जगह हायर पोजीशन पे मिलेंगे। अच्छा, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, दुबई हो, जहाँ पे भी पेट्रोलियम की बात आती है, यहाँ के एलुमनाइज आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा जो कि हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा हो। अच्छा, हाँ, अच्छे प्रसिद्ध लोग, मतलब यहाँ के एक मतलब नॉलेज की वैल्यू है, नॉलेज की वैल्यू है यहाँ पे। फिर आप कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। नॉर्मल बैचलर्स की पढ़ाई जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गई। यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, यहाँ पे MBA, IT हो गया, MBA हो गया, BA हो गया, आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हमारे जो नए भाई है उन लोगों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में अगर कुछ बता दें तो सबसे पहले तो जब आप 12वीं क्लियर करते हैं अपनी, तो आपके 50% से ऊपर होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी में डालने के लिए। एंड यहाँ पे एग्जाम बेस्ड सिस्टम भी है कि आप यहाँ का एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, आप उसको यूपीसेट बोलते हैं, वो करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। या तो आपने जेईई मेंस अगर क्लियर कर दिया है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड इंटरव्यू बेस्ड के ऊपर भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला। हम दोबारा आभार व्यक्त करते हैं आपके इस टाइम के लिए जो आपने हमें दिया। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।